कक्षा 9 सीबीएसई के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमने 4th चैप्टर माटी वाली शुरू कर रखा था। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। दूसरा भाग अभी मैं आपके बीच लेकर आया हूं। पहले भाग में हमने क्या पढ़ा, समरी में 1 मिनट में बताता हूं कि टिहरी शहर के श्यामल का तप्पड़ मोहल्ला के आखिरी घर में माटी वाली माटी देने के लिए जाती है। और माटी वाले के बारे में लेखक ने थोड़ी सी चर्चा की है कि उस शहर में वह बहुत वर्षों से माटी दे रही है। उस शहर का प्रत्येक घर का प्रत्येक सदस्य माटी वाली को अच्छी तरीके से जानता है और सभी घरों को माटी वाली भी अच्छी तरीके से जानती है। उस पूरे शहर में वह लाल कांप मिट्टी प्रदान करती है। किस लिए? चूल्हों की लिपाई के लिए, घर की लिपाई के लिए। और लेखक ने बताया है कि माटी वाली का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, अर्थात वो पूरे शहर में अकेली होती है जो ये काम करती है। एक घर में वह मिट्टी देने जाती है तो एक 9-10 वर्ष की लड़की जिसका नाम कामिनी होता है, वह उसे अपने घर के में बुलाने के लिए कहती है कि मेरी माँ ने बुलाया है। लेखक ने बताया कि टिहरी शहर के बारे में बताया कि बेलांगना और भागीरथी नदियों के तट पर बसा ये शहर है और इन दोनों ही नदियों की मिट्टी रेतीली मिट्टी है। इस कारण उस मिट्टी से चूल्हों चौकों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। और शहर में माटा खान है नहीं। वह शहर से दूर किसी गांव से या किसी जोहड़ से माटा खान से वह माटी लाती है और वह और उसके कंटर दोनों को शहर का हर व्यक्ति अच्छी तरीके से जानता है। कंटर के बारे में बताया है कि क्यों जानता है, क्योंकि जब नया कंटर लाती है तो इस्तेमाल करने से पूर्व वह उस कंटर के ढक्कन को हटा देती है ताकि मिट्टी अच्छी तरीके से उसमें आ सके, ज़्यादा आ सके, और जब मिट्टी को उंडेलने का वक्त आएगा तब वो आसानी से उंडेली जा सके। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। आगे देखते हैं। 9-10 वर्ष की लड़की कामिनी बुलाकर गई है और उसके बाद में जिसके घर वो माटी डाल रही है वो उसे चाय पिलाती है। फिर वह अपनी रसोई में गई। कौन? घर की मालकिन। और 2 रोटी लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। देखिए, माटी वाली माटी डालने के बदले कोई पैसे नहीं लेती है। कोई उसको रोटी दे देता है, कोई उसको सब्जी डाल देता है, कोई उसको थोड़ा दूध दे देता है, कोई उसको लहसुन, कोई प्याज, कोई कुछ। अर्थात वो ये सब अपने जो दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी करने के बदले ही माटी डालती है। तो यहाँ पर वह महिला अंदर गई, रसोई के अंदर 2 रोटी लेकर आई और अपनी रसोई में वापस से घुस गई। उसके बाद क्या होता है? माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने तत्काल अपने सिर पर धीरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकर्रा खुल जाने के बाद वह एक पुराने चादर के मटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ एक बात आई है, माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। बहुत से लोग होते हैं छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं, असफलताओं से घबराकर अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं, अपने आप को पीड़ा देते हैं। माटी वाली से वो बहुत सी बात सीख सकते हैं कि जो अपना जीवन अभावग्रस्त असहाय व्यक्ति के रूप में एकदम गरीबी में काट रही है, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, ऐसी महिला अपने भाग्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, अपनी किस्मत के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, सिर्फ अपनी मेहनत के बारे में सोच रही है। घर की मालकिन के अंदर जाते ही, अर्थात जिस घर में उसने मिट्टी डाली है, उस घर की मालकिन 2 रोटियां देकर उसे गई और वो चाय छानने के लिए रसोई के अंदर वापस चली जाती है। ऐसे में उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई और पाया कि वह इस वक्त अकेली है, उसे कोई भी नहीं देख रहा। तो वो क्या करती है? 2 रोटियां उसे पकड़ाई गई है। 2 में से एक रोटी जो डिल्ले का मतलब इंडी, उसके पास जो इंडी है, इंडी के चारों ओर कपड़ा लपेटा हुआ है, उस कपड़े को खोलती है और कपड़े के अंदर उस रोटी को रखती है, कपड़े को वापस लपेट देती है। कितनी देर में? विदिन 1-2 मिनट में ये काम कर लेती है। और जब घर की मालकिन रसोई से वापस बाहर आती है तब क्या नजारा वहां देखने को मिल सकता है?
इस बात से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी गरीब होगी। एक रोटी वो खाएगी, एक रोटी का वो संचय करेगी, पता नहीं किसको देगी, उसके घर पर भी कोई होगा, उसकी चिंता उसे होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि रोटी के लिए भी माटी वाली को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है और किस प्रकार से वो अपने आप को स्थापित किए हुए है इस अकाल में भी, अर्थात उसके लिए हमेशा अकाल है, और गरीबी में वो किस प्रकार से संघर्ष कर रही है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, अर्थात जो कपड़ा बाहर निकाला, इक्करे रूप में वो प्रकट हुआ। उसमें क्या किया? रोटी को मोड़ा, उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी, साथ ही अपना मुंह यो चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी, उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। एक रोटी को उसने अपने कब्जे में कर लिया है, दूसरी रोटी उसके हाथ में है और मुंह वो इस तरीके से चला रही है बड़ी तेज गति से, ताकि मालकिन ये समझे कि एक रोटी तो ये खा चुकी, अर्थात बहुत फास्ट खाती है, तेज गति से खाती है, तो एक तो ये खा चुकी और दूसरी ये खा रही है, ये समझे। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। किससे बना था? पीतल से। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दावा, साग कुछ है नहीं अभी, ऐसी चाय के साथ निकल जा। मालकिन ने क्या कहा? अभी सब्जी तो बनाई नहीं है और इस चाय के साथ इन 2 रोटियों को तू निकल जा। माटी वाले ने खुले कपड़े के छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी, अर्थात चाय पीने से पूर्व वो चाय में फूंक मारती है गिलास में और चाय को पीने का प्रयास करती है। एक रोटी उसने खा ली है, लंबी लंबी फूंक मारती है और पीतल के गिलास में वह चाय पी रही है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है ठकुराइन जी। माटी वाली क्या कर रही है? धन्यवाद ज्ञापित कर रही है कि कोई बात नहीं, सब्जी नहीं है तो, लेकिन मेरे लिए तो चाय ही है, वो क्या हो जाती है? बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। ठकुराइन क्या कहती है कि भूख तो अपने आप में साग है, भूख तो अपने आप में रसगुल्ला है, चमचम है, गुलाब जामुन है। अगर आपको भूख लग रही है तो आप ये नहीं देखते हैं कि खाना स्वादिष्ट है या नहीं है, और साथ भूख स्वाद नहीं देखती है और नींद बिस्तर नहीं देखती है कि लगा हुआ या नहीं लगा हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि मालकिन कह रही है कि अगर आपको भूख है तो साग नहीं देखा जाता है, जो कुछ मिल रहा है वो खा लें और पेट की ज्वाला को शांत कर लेते हैं। भूख मीठी की भोजन मीठा अर्थात वो बात यहाँ पर आई है कि यहाँ स्वाद नहीं देखा जाता है, कि भूख मीठी होती है, भोजन कुछ मीठा नहीं होता है। अगर आपका पेट भरा हुआ तो रसगुल्ला भी आपको पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसमें भी आप कमी निकालेंगे। और अगर पेट खाली है तो 3 दिन पहले की बाजरे की रोटी भी आपको मीठी लगेगी। इसका मतलब यह है भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। माटी वाली क्या कर रही है कि तुमने अब तक पीतल के गिलासों को संभाल कर रखा है पूरे बाजार में, और किसी भी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। माटी वाली के पास तो अनुभव है हर घर का, हर घर में कैसे बर्तन है, क्या है, रसोई किधर है, और साथ ही साथ आप बेडरूम किधर है, कितने मकान है, और भैंस किधर है, गाय किधर है, हर घर के बारे में जानती हो क्योंकि हर घर में जाती है। तो क्या कहती है कि तूने अब तक पीतल के गिलासों को संभाल कर रखा है, अब मैं पूरे बाजार में घूमती हूँ, किसी भी घर में अब नहीं मिल सकते गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। खरीदार लिखा है यहाँ पर, देशज वर्ड है, और वैसे सही तरीके से खरीदार कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। बहुत अच्छी पंक्ति यहां पर मालकिन ठकुराइन ने कही है। पुरखों का मतलब पूर्वज, दादा परदादा। दादा परदादा ने हमारे घर के लिए कितनी वस्तुएं जुटाई हैं, और ये महंगी महंगी वस्तुएं हैं। पहले पीतल के थाली में खाना खाते थे, पीतल के गिलास यूज करते थे, पीतल के लोटे यूज करते थे, पीतल की बाल्टियाँ हुआ करती थी, पीतल की परात हुआ करती थी, सब कुछ पीतल में होता था घर में।
और पीतल काफ़ी महंगा आता था। और उसके बाद में स्टील चला। स्टील का कारोबार करने वाले लोगों ने पीतल के पुराने बर्तनों के बदले स्टील के बर्तन देना शुरू कर दिए। कहाँ पीतल कहाँ स्टील, भाव में दोगुना तिगुनी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मालकिन है वो क्या कर रही है कि मेरे पूर्वजों की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई, संघर्ष के बाद जो कमाई मिली, उसने उन लोगों ने जो चीज़ें हासिल की है, उन चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाह नहीं देता। औने पौने दामों में, सस्ते दामों में बेचने को और मेरा दिल गवाह नहीं देता है। यहाँ से पता चलता है कि हमें अपने पूर्वजों की विरासत को अच्छी तरीके से संभाल कर रखना चाहिए। और देश के संदर्भ में भी यहाँ सीख मिलती है कि देश की जितने भी विरासत हैं, धरोहर हैं, थाती हैं, चाहे वो इंडिया गेट है, लाल किला है, ताजमहल है, मंदिर हैं, विभिन्न चीज़ें, बावड़ी हैं, कुएं हैं, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि देश की जो पूर्वजों द्वारा बनाई गई विरासत है, उस विरासत को हम संभाल कर रखें। और विरासत को संभाल कर रखे हुए हैं, इसी कारण आज हम विदेशों से भी पैसे कमाते हैं पर्यटन के माध्यम से। कोई जल महल देखने आता है, कोई पिछोला झील देखने के लिए आता है, कोई जंतर मंतर देखने के लिए आता है, और कोई जैसे आमेर का महल देखने के लिए आता है, कोई जयपुर के जो विभिन्न पर्यटक गोविंद देव जी का मंदिर है। इन सभी को विरासत जो हमारे राजाओं ने, दादाओं ने, परदादाओं ने, सामंतों ने मिलकर बनाया था, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उनकी इस धरोहर को, थाती को, विरासत को हम संभाल कर रखें। जिस प्रकार से यहाँ एक पीतल की छोटी सी गिलास की चर्चा हुई है कि हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाह नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जेब पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ें रखने के बजाय मन महसूस कर 200 पैसे जमा करके इन चीज़ों को जुटाया गया हो। और बात भी बिल्कुल सही है। ठाकुरायन क्या करी है कि हमें क्या पता, अर्थात अपने पेट को काट कर उन्होंने ये बर्तन खरीदे हैं, खुद उन्होंने अपने पेट को भोजन नहीं दिया और इन बर्तनों को जुटाने में उन्होंने पैसा खर्च किया, और हम इन्हें अगर हराम के भाव, कौड़ी के दामों में बेचते हैं तो हमारी उनके प्रति क्या श्रद्धा रहेगी और हमने उनके सम्मान को कोई महत्व नहीं दिया, ये समझा जाएगा। हमारे लोगों की नज़रों में अब भी कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पित्तल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग सकने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से आराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे एक बार फिर से दिस इज वर्ड है। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई पड़ते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। ये हमारे घरों में यही है। पीतल कहाँ बचा? पीतल और कांसी नहीं बची। अब सबके घरों की एक ही कहानी है। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूं कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहां। देखिए, यहां से पाठ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। यहां से इस पाठ का शीर्षक सही है या गलत है ये शुरू होता है। यहां जिस उद्देश्य के साथ लेखक इस पाठ को लिख रहा है, जिस संदेश को वो हम में प्रसारित करना चाहता है, वो यहां से शुरू होती है। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। अपने खेत, अपने घर, अपना कुआं, अपने पशु, अपने संसाधन, इनका मोह बहुत बुरा होता है। उस जमीन से लगाव हो जाता है। अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से इतना लगाव हो जाता है कि कभी कभी तो मैं सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। मेरी उम्र 60-65 साल की है। इस उम्र में मैं इस शहर को छोड़कर अब कहाँ जाऊंगी। अर्थात उसका एक दर्द जो दबा हुआ था अचानक बाहर निकल आता है पीतल के गिलास के माध्यम से। ठाकुरायन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा,
मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। और ये बात न केवल ठकुराइन के घर पर कर रही है, बल्कि लगभग हर घर में ये बात कहेगी कि आपके पास तो 10 बीघा 15 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, आप तो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, आपको ज़मीन तो और कहीं मिल जाएगी, घर और कहीं मिल जाएगा और घर के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? न ज़मीन, न जायदाद, न घर, कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। पूरे शहर में कोई 1000 घर होंगे, 1000 घरों में कोई 5-4 हजार आदमी होंगे, लेकिन किसी की भी संवेदना मेरे प्रति नहीं है। कोई भी मेरे लिए नहीं सोच रहा है, मेरे दुख दर्द के बारे में नहीं सोच रहा है, मेरा क्या होगा, ये एक उसका दर्द प्रकट हुआ है। चाय खत्म कर माटी वाले ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में से ले गई। सामने घर में कौन से में? जिस घर से एक 9-10 वर्ष की लड़की दौड़कर आई थी और उसने कहा था कि मेरी माँ ने बुलाया है, उस घर में चली जाती है। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उससे 2 रोटियां मिल गई। जिस घर में वो गई है, उस घर में वो वादा करके आई है कि कल हर हालत में मैं मिट्टी ले आऊंगी, और ये उसे आदेश दिया गया है, उससे रिक्वेस्ट नहीं की गई है, आदेश दिया गया है कल तेरे को मिट्टी लेकर आनी है तो आनी ही है। उसे 2 रोटियां एडवांस में मिल जाती हैं कि कल की तो मिल जाएंगी, तो एडवांस पेमेंट हो गया है, मान लो उसका 2 रोटियां मिल गई, मतलब जो मिट्टी डालने का पेमेंट है वो उसका हो चुका और कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कल जब मिट्टी डालेगी तो 1-2 रोटी और मिल जाएगी, बस इतना पेमेंट है उसका। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटी अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। इतनी गरीबी है कि उसके पास 1 रोटी तो ठकुराइन के घर से है, 2 रोटियां वहां मिल गई, 3 हो गई। और क्या इतनी खुश है वो कि बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई हो, करोड़पति बन गई हो और उसका बहुत बड़ा कोई टेंडर पास हो चुका हो। उसकी प्रसन्नता देखो, आज तो 3 रोटी हो गई। आज वो अपने बुढ़े को जाते 3 रोटियां उसके हवाले कर देगी, बुढ़ा खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाएगी। आज वो मन ही मन पूरे दिन खुश रहेगा। ऐसी बातें मन ही मन सोच रही है। तो अपन ये यहाँ से अपन ये बात जान सकते हैं कि वो कितने अभाव में अपना जीवन जी रही होगी, और साथ ही साथ ये भी जान सकते हैं कि उसकी महान विशेषता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट किए हुए हैं, और संतुष्टि में जो प्रसन्नता है वो प्रसन्नता कहीं और नहीं दिखाई देती है। तो वो कहती है कि जो उसका अशक्त बुढ़ा है, अशक्त का मतलब है उसमें अब शक्ति नहीं बची है चलने की, उठने बैठने की, वो बैठा रहता है घर पर। और उस बुढ़े को आज वो 3 रोटियां खिलाने का प्रयास करेगी ताकि उसके पेट की भूख है वो शांत हो जाए। अब जब वो घर पहुंचेगी तो क्या बुढ़ा रोटी खाएगा? क्या बुढ़ा उनकी रोटियों का इंतजार कर रहा है? क्या वो सब्जी बनाएगी? उनके बीच में क्या कोई बातचीत होगी? इन तमाम बातों को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।